बड़े हादसे की जानकारी आ रही है दिल्ली से, जहां पर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंडाल गिरा है और पंडाल गिरने से बड़ा हादसा हुआ है। अभी जो पहली जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 लोग इस हादसे में घायल हैं और ये पहली तस्वीरें आप देखिए। हमारे यहाँ परसों ड्यूटी है, 14 तारीख से हमारे यहाँ। पहले से लगा हुआ था पंडाल? हम पंडाल पहले से लगा हुआ था? नहीं, पहले से नहीं लगा था। ये कब लगा? ये 14 तारीख को हमको थोड़ा बहुत काम होती दिखाई दिया है। अच्छा, ये लग रहा था कि हटाया जा रहा था? ये लग रहा था, लग रहा था। पहले से लगा हुआ क्या था। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो ये देखिए, ये जो काम तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में पंडाल गिरा है और हादसे के जगह की ये तस्वीरें हैं। 8 लोगों के घायल होने की खबर मिल रही है, कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मनोज हमारे साथ बने हुए। मनोज, क्या जानकारी मिल रही है और कितने लोग अभी दबे होने की आशंका है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूंगा। मेरे कैमरामैन राजेश कुमार आपको लाइव तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सामने जो आपको एक पंडाल नजर आ रहा है, जो जानकारी हमें अभी इस वक्त मिली है, जो यहाँ पर गार्ड मौजूद है, उन्होंने बताया कि ये पंडाल पहले से यहाँ पर लगा हुआ था, कोई कार्यक्रम होना था, उसका ये पंडाल था। और जिस वक्त ये पंडाल गिरा है, गनीमत ये रही कि जो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे वो खाना खाने गए थे, लेकिन कुछ लोग उसके बावजूद भी यहाँ पर मौजूद थे। जो अभी तक पुलिस ने हमें जानकारी दी है वो ये बताया है कि 8 लोग इसमें अभी घायल मिल चुके हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा 2 लोग एकदम सेफली निकाल लिए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी तमाम जो पुलिस की गाड़ियां हैं, इसके अलावा एम्बुलेंस आपको यहां पर नजर आएंगी और अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो यहां पर चलाया जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ और लोग भी यहां पर दबे हुए तो नहीं है। जो जानकारी मिली है अभी तक वो यही मिली है कि ये पंडाल यहां पर पहले से ही लगा हुआ था और कोई कार्यक्रम यहां पर होने वाला था और अचानक से कुछ ही देर पहले ये पंडाल यहां पर गिर गया। फिलहाल तमाम आला अधिकारी इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, पुलिस मौके पर मौजूद है, तमाम जो एम्बुलेंस है वो लगातार यहां पर आ रही हैं और 8 लोगों के घायल होने की सूचना जो है वो अभी तक मिल रही है और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। इसके अलावा सर्च ऑपरेशन भी लगातार यहां पर अभी पुलिस और जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं उनके द्वारा यहां पर किया जा रहा है। बिल्कुल। और मनोज, जिस तरीके की तस्वीरें आपने भेजी थी, जो क्लोज तस्वीरें, उनको देखकर ये समझ में आ रहा है कि काफी बड़ा पंडाल बनाया जा रहा था। ऐसे में तेजी के साथ लोगों को ढूंढना, अगर कोई दबा है, ये एक बड़ी चुनौती है पुलिस और प्रशासन के सामने, क्योंकि एक बड़ा दायरा है जहां पर ये पंडाल बिखरा हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए कैमरामैन राजेश कुमार एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाएंगे। काफी बड़ा ये जो एरिया है और जो पंडाल यहाँ पर गिरा हुआ नजर आ रहा है, काफी बड़े एरिया में गिरा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। 8 घायलों को यहाँ से निकाला जा चुका है, उनको अस्पताल ले जाया जा चुका है। इसके अलावा तमाम अभी भी एम्बुलेंस जो है वो यहाँ पर मौजूद है और जो प्रशासन है, पुलिस है और जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं और वहां पर यही ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि क्या कोई और लोग तो यहाँ पर नहीं दबे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले अभी हमने यहाँ के जो गार्ड थे उनसे बातचीत की, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि क्योंकि खाने का लंच का समय हो गया था तो कुछ लोग लंच करने के लिए आ गए थे, तो गनीमत ये रही कि काफी ज्यादा लोग वहां पर मौजूद नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। यही वजह है कि अभी सर्च ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि क्या कुछ और लोग तो यहां पर नहीं दबे हुए हैं। लगातार एम्बुलेंस के आने का सिलसिला यहां पर जारी है, तो कहीं ना कहीं बड़ी कैजुअलिटी भी हो सकती है। फिलहाल अभी तक क्लियर का मैसेज प्रशासन की तरफ से, यानी कि पुलिस की तरफ से और फायर ब्रिगेड की तरफ से नहीं मिला है और लगातार सर्च ऑपरेशन यहां पर किया जा रहा है। और आप देखिए कि काफी बड़ा एरिया है जहां पर ये पंडाल गिरा हुआ है, ये ठीक ठाक एक बड़ा एरिया है और ये पंडाल यहां पर पहले से ही लगा हुआ था, लेकिन अब ये गिरा किस वजह से है, क्या ये लूज हो गया था? आप देखिए, क्योंकि ये लकड़ी का और जो लोहे के जो आपको एंगल्स नजर आ रहे हैं उसका ये पूरा का पूरा पंडाल बना हुआ था और इसी तरीके के जो कार्यक्रम है वो यहाँ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में होते रहते हैं। कोई एक कार्यक्रम यहाँ पर होना था और उसी ये कार्यक्रम कब होना था ये भी नहीं साफ हो पाया है, लेकिन उससे पहले ही ये पंडाल गिर गया और एक गनीमत ये भी रही कि कार्यक्रम के दौरान नहीं गिरा। फिलहाल जो सर्च ऑपरेशन है वो यहाँ पर अभी तक लगातार जो है वो चलाया जा रहा है और 8 ही लोगों के घायल होने की जो खबर है अभी तक यहाँ से मिल पाई है। बिल्कुल मनोज, हमारे साथ आप बने रहिए। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में यह हादसा हुआ है जहां पर किसी कार्यक्रम के लिए पंडाल बना हुआ था, बनाया जा रहा था, लेकिन उसी दौरान ये पंडाल गिर गया और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 8 लोग घायल हैं और कई लोगों के दबे होने की आशंका है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, जो तीसरी तस्वीर है, पुलिस वैन खड़ी है, एम्बुलेंस वहां पर खड़ी है और लगातार ये कोशिश की जा रही कि जल्द से जल्द जो मलबा है पंडाल का उसमें ये देख लिया जाए, तलाश लिया जाए कि कहीं कोई दबा तो नहीं है। 8 लोगों को अस्पताल
पहुंचाया गया है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनोज, लगभग कितनी देर पहले यह हादसा हुआ और किस तरीके की पूरा घटनाक्रम था, इसको लेकर क्या बता रहे हैं वहां पर जो मौजूद लोग हैं? जी देखिए, यहाँ पर जो गार्ड मौजूद है उन्होंने हमें ये बताया है कि अभी करीब 1 घंटे पहले ही ये हादसा हुआ है। गार्ड साहब एक बार 1 सेकंड के लिए आ जाइए, ये पूरा देश आपको देख रहा है। गार्ड साहब एक बार आइए, जरा बता दीजिए, एक बार बता दीजिए, 1 मिनट के लिए आइए, पूरा देश देख रहा है आपको। आप बता दीजिए कितने बजे करीब हादसा हुआ था? पहले की बात है। अच्छा, उसके बाद मैंने टाइम तो देखा नहीं, मैंने पुलिस के लिए कंट्रोल के लिए फोन करवाया हाँ। कि यहाँ पे ऐसे बात हो गई है, तो अपना काम चालू है यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। कितने लोग थे उस वक्त पंडाल में? हम सर गेट पर ड्यूटी थी हमारी, पर हमको पता नहीं कितनी, क्योंकि लेबर इधर खाना खा रही थी। अभी काम चालू नहीं किया था लेबर ने। अच्छा, हाँ, तो ये पंडाल पहले से लगा हुआ था यहाँ पर? पता नहीं, हम तो परसों से यहाँ पर आए हैं। छोटा मोटा काम चल रहा था यहाँ पर जिस तरीके से। हाँ, तो कितने घायलों को लेकर गए अभी यहाँ से? ये तो आपको सूचना मिली होगी, मेरे को पता नहीं कितने को लेकर, कोई एम्बुलेंस निकलती है लेकर के जाती है। अच्छा, कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं फायर ब्रिगेड की और इसकी एम्बुलेंस अभी तक? एम्बुलेंस बाहर लगी हुई है वो सामने। अच्छा, हाँ हाँ। पंडाल के नीचे लोग मौजूद थे बहुत सारे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। नहीं, हाँ नहीं, आप जबरदस्ती हाँ कुछ 8 घायलों को तो पहुंचाया अस्पताल। यहाँ गेट पे ड्यूटी थी हमारी, गेट के लिए थे, गेट कंट्रोल पे था हमारा। अंदर की बात नहीं पता मेरे को क्या हो रहा था। तो काफी तेज आवाज आई थी जब ये गिरा, अचानक से हड़कंप मच गया होगा। आवाज तो आएगी सर, है आवाज आने के बाद में मान लो जो आप समझे जो होता वो तो होता ही है। आप ही ने अपने अधिकारियों को बताया और फायर ब्रिगेड को कॉल किया? यहाँ किसी अधिकारी का नंबर नहीं था, मैं कंट्रोल रूम अपने यहाँ गई, जो हमारे सिक्योरिटी कंट्रोल है, इन लोगों से, भैया लोगों से मैंने कहा है कि फोन करिए पुलिस के लिए, क्योंकि हमारी 112 पर कॉल लगेगी नहीं, हमारी यूपी किसी में, तो इनसे फोन करवाया इधर के लिए। एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड कितनी देर में आ गई थी हादसे के? आ गई 10-15 मिनट बाद, 10 मिनट पर जितना मतलब जल्दी वो चलेंगे, काम लगता है ना यहाँ तक। बाकी पुलिस ने आकर के सबसे पहले यहाँ पे मोर्चा संभाला अपना, पुलिस ने जो घायल निकले उनको अपनी गाड़ी से ले जाकर। प्रोग्राम कब होना था ये नहीं पता आपको? प्रोग्राम की पता ही हमको क्या प्रोग्राम है, सत्य बता रहे सर आपको, मैं प्रोग्राम की ही नहीं पता क्या प्रोग्राम है ये, बिल्कुल। देखिए अवधेश, यहाँ पर जो गार्ड मौजूद थे उस वक्त वो यहाँ पर खाना खा रहे थे, उन्होंने साफ तौर पर हमें ये बताया कि जो लेबर थी वो भी यहीं साइड में बैठकर खाना खा रही थी, इनके सामने ही। आपके सामने जितनी दिखाई दे रही है, कुछ ये हैं, कुछ रास्ते में आ रही हैं, कुछ हॉस्पिटल ड्रॉप करने गई हैं, कुछ अंदर हैं। ठीक, थैंक यू। फिर हमने आपको दिखाई, जो गार्ड है उनकी बात सुनाई, और जो एम्बुलेंस के कर्मी मौके पर पहुंचे उनका कहना है कि कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, कुछ गाड़ियां अस्पताल पहुंच चुकी हैं। तो ये तस्वीर है, लगातार मनोज हमारे साथ बने, लेकिन ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कितना बड़ा एरिया है, एक बड़ा पंडाल बन रहा था। एबीपी न्यूज पर सबसे पहले आप हादसे की जगह की तस्वीरें देख रहे हैं। एक बड़ा पंडाल बन रहा था, लेकिन ये गिर गया, और अभी आशंका इस बात की है कि कुछ लोग यहां पर दबे हुए हो सकते हैं, और इसीलिए वहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। मनोज आपके पास आ रहे हैं, क्या प्रशासनिक मूवमेंट बढ़ा है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, जहां पर इतना बड़ा पंडाल गिरा है? ऐसे में इतने बड़े पंडाल में लोगों को ढूंढ पाना भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल काफी बड़ी चुनौती है, लेकिन जिस तरीके से गार्ड से हमने बात की उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जो तमाम जो लेबर थी यानी कि जो मजदूर थे वो बाहर बैठकर खाना खा रहे थे, लेकिन 8 लोग घायल भी हुए हैं। प्रशासन जो है वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है, तो प्रशासन का साफ तौर पर यह कहना है कि जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता, यानी कि पूरे पंडाल को देख नहीं लिया जाता, तब तक क्लियर का मैसेज नहीं आएगा। हाँ, 8 लोग जरूर घायल हुए हैं, और इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम एम्बुलेंस अभी यहाँ पर प्रिकॉशनरी बाहर खड़ी हुई है। तमाम एम्बुलेंस को यहाँ पर बुलाया गया है। करीब 20 से ज्यादा जो एम्बुलेंस थी वो यहां पर अभी तक पहुंच चुकी हैं। 8 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है, और ये एम्बुलेंस इसलिए मंगाई गई है क्योंकि जो प्रशासन है उनको भी कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि शायद हो सकता है कि अभी पंडाल के नीचे और भी लोग मौजूद हों। इसी वजह से तमाम एम्बुलेंस को यहां पर बुलाकर खड़ा किया गया है, और क्योंकि अभी ये नहीं मालूम है कि प्रोग्राम क्या होना था, लेकिन गनीमत सबसे बड़ी ये रही कि प्रोग्राम के दौरान ये हादसा नहीं हुआ। तस्वीरें एक बार फिर से मेरे कैमरामैन राजेश कुमार आपको दिखाएंगे कि जो पुलिस के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए आपको नजर आएंगे, और जो क्योंकि ये जो ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन काफी दूर चल रहा है, वो आपको नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ से पूरा एरिया डिस्क्राइब कर सकता हूँ, एरिया दिखा सकता हूँ कि काफी बड़ी जगह पर ये पंडाल लगा हुआ था, और अचानक से भर-भराकर ये गिर गया। 8 घायलों को अब तक अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, और तमाम एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां मनोज हमारे साथ बने रही। देखिए तस्वीरें दिखा रहे दर्शकों किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, और जो गिरा हुआ पंडाल है देखिए किस तरीके से
एक एक कदम पर लोगों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो ये बेहद करीब की तस्वीरें जो ली गई हैं वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हैं और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन की जो चल रहा है, सर्च ऑपरेशन का, जहां पर इस गिरे हुए पंडाल के नीचे ये कोशिश की जा रही कि अगर कोई कहीं दबा है तो उसे वक्त रहते निकाल लिया जाए। और उसी सर्च ऑपरेशन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, जिस तरीके से पूरा पंडाल गिरा है, यहां पर आप देखिए किस तरीके से एक व्यक्ति आपको दिख रहा है और ढूंढने की कोशिश हो रही कि अगर कहीं कोई दबा है तो उसे वक्त रहते बाहर निकाल लिया जाए। तो ये एक बड़ा पंडाल है जो गिरा, और जैसा कि मनोज कह रहे हैं कि गनीमत ये है कि ये हादसा कार्यक्रम के वक्त नहीं हुआ, क्योंकि अगर इतना बड़ा पंडाल है तो लोगों से ये भरा हुआ था। एक बहुत बड़ी मुश्किल दिल्ली को झेलनी पड़ जाती, बड़ी जनहानि हो सकती थी। लेकिन अब आशंका यह है कि अगर यहां पर कुछ लोग दबे हैं तो उनको बाहर निकाला जाए। 8 लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। मनोज लगातार बने हुए हैं। मनोज, सर्च ऑपरेशन चल रहा है और कोशिश यही है कि अगर कोई दबा हुआ है तो उसको वक्त रहते निकालकर अस्पताल भेज दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरों में आपको कैमरामैन राजेश कुमार दिखाएंगे कि सामने फायर ब्रिगेड कर्मी जो है वो काफी दूर आपको नजर आएंगे, जो कि सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं इस वक्त, और ये देख रहे हैं कि शायद कोई दबा तो नहीं है। ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर जो है क्रेन बुलाई गई है क्योंकि पंडाल काफी बड़ा था। कैमरामैन राजेश आपको इस क्रेन की तस्वीरें दिखाएंगे। पंडाल काफी बड़ा था, यही वजह है कि अब क्रेन को यहाँ पर बुलाया गया और क्रेन के जरिए इस पंडाल को उठाया जाएगा। उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार लोग कितने और इसके नीचे दबे हुए हैं। अभी ये क्रेन जो है अभी बुलाई गई है, करीब करीब 1 घंटे का समय हो चुका है इस हादसे को हुए। और जैसा कि जो यहाँ के गार्ड मौजूद हैं उन्होंने हमें बताया था कि 10 से 15 मिनट के अंदर ही कैट्स की एम्बुलेंस, इसके अलावा फायर ब्रिगेड और पुलिस के जो लोग थे वो यहाँ पर मौके पर पहुंच गए थे। और क्योंकि एरिया काफी बड़ा है, इस एरिया को सर्च करने में समय लगेगा और अब क्रेन को इसलिए यहाँ पर मंगाया गया है कि क्रेन के जरिए पंडाल के ऊपरी हिस्से को हटाया जाएगा ताकि जो लोग अगर नीचे दबे होंगे तो उन्हें सुरक्षित निकाला जा सके। तो तमाम जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो इस वक्त यहीं मौके पर मौजूद हैं। तमाम एम्बुलेंस आपको तस्वीरों के अंदर नजर आएंगी, पुलिस की गाड़ियां नजर आएंगी, पुलिस के जो लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं वो आपको नजर आएंगे। और तस्वीरों में आप दूर देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं जो दूर की तरफ नजर आ रहे हैं, राजेश कुमार कोशिश करेंगे उनको दिखाने की, वो वहां आगे नजर आ रहे हैं दूर, और वो ये लगातार देख रहे हैं कि पंडाल के नीचे कोई दबा तो नहीं हुआ है। तो जो ये ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। फिलहाल अभी तक 8 ही घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है, क्योंकि मैं पहुंच गया था यहाँ पर तो अभी तक कोई एम्बुलेंस यहाँ से बाहर नहीं निकली है, तमाम एम्बुलेंस सिर्फ अंदर ही पहुंची है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की यही कोशिश है कि जो कोई और लोग घायल अंदर हैं उन्हें सुरक्षित किसी तरीके से बाहर निकाला जा सके, इसी वजह से क्रेन को यहाँ पर बुलाया गया है। आप सामने देखिए तस्वीरों में आपको एक फायर ब्रिगेड कर्मी जो है वहां पर सर्च करते हुए आपको नजर आएंगे। लाल रंग का उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है। ये देखिए तस्वीरें कैमरामैन राजेश कुमार आपको लगातार दिखा रहे हैं। फायर ब्रिगेड कर्मी हैं जो कि लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं और नीचे झांककर ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कोई वहां पर शख्स और तो कोई दबा हुआ नहीं है। लेकिन जैसा कि गार्ड ने कहा कि कुछ जो लोग थे वो यहां बाहर बैठकर खाना खा रहे थे, वो अंदर नहीं थे। 8 घायलों को अभी तक पहुंचाया जा चुका है। तो सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर लगातार प्रशासन की तरफ से जारी है। हादसा करीब 1 घंटे पहले हुआ था और अचानक से जो पूरा का पूरा पंडाल था वो भर भराकर यहाँ पर गिर गया। तो प्रोग्राम क्या होना था यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हाँ, गनीमत ये जरूर रही कि प्रोग्राम के दौरान ये हादसा नहीं हुआ और जिस दौरान हुआ उस वक्त भी कुछ जो मजदूर थे वो खाना खाने के लिए गए हुए थे। बिल्कुल मनोज, और जिस तरीके से तस्वीरें देखिए, हम 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पंडाल गिरा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में हादसा हुआ है गेट नंबर 2 के पास, और बड़ी संख्या में प्रशासन और पुलिस यहाँ पर पहुंचा है। अभी एक क्रेन मंगाई गई है और अब क्रेन के जरिए इस पंडाल के मलबे को जल्द से जल्द हटाकर लोगों को ढूंढने की कोशिश की जाएगी। और आशंकाएं इसलिए भी बढ़ रही क्योंकि जितना बड़ा ये पंडाल है, ऐसे में हो सकता है कि कुछ लोग और पंडाल के अंदर रहे हों, कुछ लोग काम से थोड़ा सी फुर्सत निकालकर वहां पर बैठे रहे हो। तो तमाम आशंकाएं हैं और यही वजह है कि प्रशासन भी अपनी तरफ से कोई न तो चूक रखना चाहता है और न ही कोई देरी रखना चाहता है। इसी वजह से क्रेन मंगाई गई है और क्रेन के जरिए अब जल्दी जल्दी मलबे को हटाकर ये ढूंढने की कोशिश होगी कि अगर कोई दबा है नीचे तो उसको अस्पताल पहुंचाया जाए। फिलहाल जो फायर कर्मी है, जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस के लोग हैं, वो तलाशने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि
एक एक जो कोना है इस पंडाल का वहां पर ढूंढ लिया जाए कि कहीं कोई दबा न हो। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीधी तस्वीरें हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की, जहां पर गेट नंबर 2 के पास यह हादसा हुआ है। कोई कार्यक्रम होना था, उसके मद्देनजर ये बड़ा पंडाल बन रहा था, लेकिन 1 घंटे पहले ये भरभरा कर नीचे गिर गया और पूरा का पूरा पंडाल जमींदोज हो गया। और उसी गिरे हुए पंडाल की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है कि अगर कोई कहीं दबा है तो उसको निकाला जाए। ये 5 तस्वीरें हैं और अलग अलग तस्वीरें आप देखिए। जो दूसरी तस्वीर आप देखिए, अभी भी थोड़ी देर पहले एक क्रेन मंगाई गई है, उस क्रेन के जरिए लोगों को तलाशने की कोशिश होगी। मनोज सीधे आपके पास आ रहे हैं, और क्या कुछ चल रहा है वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि हादसा बड़ा है। यही वजह है कि तमाम जो एम्बुलेंस है, दिल्ली की तमाम एम्बुलेंस को यहां पर बुलाया गया। कैमरामैन राजेश देखिए आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। इस वक्त मैं अगर गिन पाऊं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब करीब 15 से ज्यादा एम्बुलेंस इस वक्त मुझे बाहर नजर आ रही हैं और करीब 20 के करीब एम्बुलेंस अंदर हैं। 8 घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूर लग रहा है कि हो सकता है कि अभी पंडाल के नीचे कुछ और लोग मौजूद हों। यही वजह है कि क्रेन को यहां पर बुलाया गया है, क्रेन मंगाई गई है और क्रेन के जरिए अब ये देखने की कोशिश की जाएगी कि क्या कुछ और लोग तो नहीं दबे हुए हैं। इसी वजह से पहले से ही एम्बुलेंस जो है बुला ली गई है, ताकि अगर कोई घायल वहां से निकलता है तो उसे समय से अस्पताल पहुंचाया जा सके। एक बार फिर से तस्वीरें कैमरामैन राजेश, बिल्कुल मनोज हमारे साथ आप बने रहिए। नई तस्वीरें ये दर्शकों को दिखा देते, देखिए किस तरीके से पंडाल के अंदर जो पहुंचे हैं कर्मी, वो इस वक्त जो वहां पर एक एक चीज उसको हटाकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से पंडाल के मलबे के नीचे घुसकर एक एक कोने को खंगाला जा रहा है, तलाशा जा रहा है और वहां पर कोशिश की जा रही है कि लोगों को ढूंढा जाए अगर कोई दबा है। आप देखिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने है। सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं किस तरीके से जो मलबा है पंडाल का, उसके अंदर कई सुरक्षा कर्मी दाखिल हुए हैं और मलबे के भीतर घुसकर लोगों की तलाश की जा रही है। खोजा जा रहा है कि अगर कोई दबा है तो यहां पर उसे निकाला जाए। और जैसा कि मनोज कह रहे हैं कि जिस तरीके से एम्बुलेंस का मूवमेंट हुआ है, 15 से ज्यादा एम्बुलेंस वहां पर मंगवा ली गई हैं, ऐसे में आशंकाएं हैं। और ये देखिए एक बार फिर से हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए जो पंडाल का मलबा गिरा है उसके नीचे कुछ लोग दाखिल हुए हैं और यहां पर जो मलबा है उसे हटा कर देखने की कोशिश की जा रही है कि कहीं किसी हिस्से में कोई दबा तो नहीं है। तो पहली तस्वीर मलबे के ऊपरी हिस्से की है और जो दूसरी तस्वीर है वो मलबे के निचले हिस्से की है, जहां पर जो सुरक्षा अभियान में लगे हुए हैं वो दाखिल हो चुके हैं। और अब कोशिश की जा रही है कि जब तक क्रेन अपना काम नहीं करती तब तक अपना काम मैन्युअली होता रहे। मनोज, जिस तरीके से बड़ा पंडाल है उसके एक एक कोने में जाकर मैन्युअली इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो बातचीत अभी अधिकारियों से हमारी हुई है उनका ये कहना है कि पंडाल जो है वो काफी बड़ा है, तो सर्च ऑपरेशन में थोड़ा समय जरूर लग सकता है। लेकिन जो फायर ब्रिगेड है या जो एम्बुलेंस कर्मी है या जो पुलिस कर्मी है, उनकी यही कोशिश है कि अगर कोई भी घायल अंदर मौजूद है तो उसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए। इसीलिए फूक कर कदम रखा जा रहा है। यही वजह है कि क्रेन को मंगाया गया है, क्योंकि पहले दूर से ही देखा जा रहा है अगर क्रेन ऊपर से जो मलबा है उसको पहले हटाएगी, उसके बाद ही किसी के निकलने की संभावना जो है वो बन पाएगी। तो प्रशासन अपनी तरफ से कोई भी चूक नहीं करना चाहता है। क्रेन के जरिए ही धीरे धीरे अब इस पूरे एरिया को सर्च किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि क्या अंदर कोई और लोग तो मौजूद नहीं है। हालांकि प्रशासन का ये भी कहना है कि वो आवाज लगाकर भी जो है पूछ रहे हैं कि कोई घायल तो अंदर नहीं है। तो अभी तक ऐसी कोई आवाज वहां से नहीं आई है, लेकिन अभी तक क्लियर का मैसेज उनकी तरफ से नहीं आया है। जब तक पूरे पंडाल को सर्च नहीं कर लिया जाता है तब तक मैसेज नहीं आएगा। और तमाम जो आला अधिकारी हैं दिल्ली पुलिस के, आप देख सकते हैं कि वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जो तमाम आला अधिकारी हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर्च ऑपरेशन यहाँ पर लगातार चलाया जा रहा है और एम्बुलेंस के अलावा जो फायर ब्रिगेड के लोग हैं वो भी अंदर मौजूद हैं। तो कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द इस सर्च ऑपरेशन को पूरा किया जाए और अगर कोई घायल अंदर से निकलता है तो उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया जाए। यही वजह है कि 15 बिल्कुल मनोज, आप नजरें बनाए रखिए, आपके पास आएंगे एक एक तस्वीर पर निगाहें बनी हुई। आपको बता दें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एक बड़ा पंडाल गिरा है और इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों के दबे होने की आशंका।
दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। बीजेपी आपको बता दें कि यहां पर बैठक हो रही, 2 दिन तक चलेगी। पीएम नरेंद्र मोदी अधिवेशन में पहुंचे हैं। इस वक्त पदाधिकारियों की बैठक चल रही है। शाम 4:30 बजे जेपी नड्डा अधिवेशन को संबोधित करेंगे और कल प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन के साथ अधिवेशन का समापन होगा। तो आज आगाज हो चुका है अधिवेशन का और 2 दिन तक अधिवेशन चलेगा, जिसमें 3 सत्र आज होने हैं। और तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं जब शुभारंभ हुआ इसका। पार्टी पदाधिकारियों को जीत का मंत्र दिया जाएगा। साथ ही सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि 2 प्रस्ताव भी आने वाले हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ इसका समापन होगा। लेकिन जिस तरीके से 400 पार का नारा बीजेपी ने दिया है, 370 बीजेपी और 400 पार एनडीए, उसको जमीन पर उतारने के लिए जो मास्टर प्लान है, जो पूरी रणनीति है, उस पर यहां पर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। आपको बता दें कि 11,500 लोग यहां पर पहुंचे हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि पदाधिकारियों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं और जो क्लोज डोर मीटिंग है उसमें बातचीत हुई है। कल उनका संबोधन होगा, लेकिन यह माना जा रहा है कि कल जो प्रधानमंत्री का भाषण होगा वो बेहद अहम होगा और उसी से दिशा तय होगी कि किस तरीके से मिशन 2024 के रण में बीजेपी उतरने वाली है, किस तरीके से 370 का जो टारगेट है उसे अचीव किया जाएगा। और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर बोलेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी बात होगी और 2 दिन का ये पूरा अधिवेशन है जिसका कल समापन होने जा रहा है। अब बात करते हैं संदेश खाली पर संग्राम की। 2019 में बांग्ला फिल्मों की एक एक्ट्रेस टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद पहुंची। संसद पहुंचते ही उन्होंने जबरदस्त सुर्खियां बटोरी। अक्सर चर्चाओं में रहने वाली उस टीएमसी सांसद का नाम नुसरत जहां है। नुसरत जहां को बशीरहाट से चुनाव जिताने में एक शख्स ने बेहिसाब मेहनत की थी। बशीरहाट के मुस्लिम वोटर्स पर पकड़ रखने वाला वो शख्स तृणमूल कांग्रेस का जिला परिषद सदस्य है। पार्टी में अच्छी खासी दखल है। उस टीएमसी नेता पर अपने इलाके में समानांतर सत्ता चलाने का आरोप है। घिनौने इल्जामों के बीच खड़े उस टीएमसी नेता को लेकर बंगाल की सियासत उबल रही है। संदेश खाली जब देखते हैं तो मुझे याद आता है नंदीग्राम। संदेश खाली में जो हुआ है सब मालूम था ये मुख्यमंत्री को, सब मालूम था पुलिस को, सब मालूम था प्रशासन को। ममता का राज नहीं, ये गुंडा राज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ऐसा तालिबान शासन ये स्वतंत्र भारत में नहीं चलने वाला। जोर है, शोर है, विरोध घनघोर है, बेहिसाब अवरोध है, टकराव है, बवाल। और सबसे बड़ा सवाल है कि ये संदेश खाली खबरों में क्यों? संदेश खाली कहां है? संदेश खाली जाने की इतनी बेचैनी क्यों? क्या हुआ है संदेश खाली में जिसने इसकी चौहद्दी को धारा 144 की कानूनी रस्सियों में बांध दिया? चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। वर्दीधारियों ने पूरे इलाके को किले में तब्दील कर दिया है। ऐसे में संदेश खाली का सच जानने के लिए चुनौतियों की दीवार को पार करते हुए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची उस गांव में जहां ना तो किसी नेता की एंट्री की इजाजत है, ना ही सामाजिक कार्यकर्ता की, और ना ही वहां जाना किसी मीडिया वाले के लिए आसान है। इस वक्त जहां मैं मौजूद हूं ये है संदेश खाली। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन के बीच मौजूद एक खूबसूरत सा द्वीप आज की तारीख में राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना है। कोई इसे आरएसएस का गढ़ कहता है तो कोई इसे टीएमसी नेता का टॉर्चर सेंटर। आज हम आपको लेकर चलेंगे और बताएंगे कि आखिर इस इलाके की असलियत क्या है और आज ये इलाका क्यों ममता और विपक्ष के बीच एक नया युद्ध का मैदान बन गया है। संदेश खाली में कैसे बवालों का बवंडर खड़ा हुआ, ये हम आपको विस्तार से बताएंगे।
मगर उससे पहले जान लीजिए कि मोदी वर्सेस दीदी की सियासत के नए संस्करण का ये सेंटर है कहां। पश्चिम बंगाल के मानचित्र पर दक्षिण पूर्वी हिस्से में बसा एक टापूनुमा छोटा सा इलाका है संदेश खाली, जो डांसा और कालिंदी नदी के अहाते में है। बशीरहाट सब डिवीजन, जिला नॉर्थ 24 परगना, पश्चिम बंगाल। कोलकाता से 70 किलोमीटर दूर बांग्लादेश बॉर्डर से सटे संदेश खाली तक जाने के लिए कोई सड़क नहीं। 2.25 लाख की आबादी वाले इस इलाके में लोग नाव के जरिए ही आते जाते हैं। कई गांवों को मिलाकर बने इस संदेश खाली के कोने कोने का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम ने नदी को पार कर एंट्री की। ये इलाका अब बंगाल में केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। तो इस वक्त हम अब संदेश खाली घाट तक पहुंच चुके हैं और यहाँ से फिर हम गांव की तरफ जाएंगे। हम आपको बता दें कि ये सुंदरबन का इलाका है। तो चलिए हमारे साथ, आज हम आपको एबीपी न्यूज पे वो खास तस्वीरें दिखाएंगे, बिल्कुल ग्राउंड से सच्ची और पक्की तस्वीर। स्याह सच से सिसकते हुए साक्षात कर रहे संदेश खाली के बारे में विस्तार से जानने के लिए सबसे पहले इस शख्स के बारे में जान लीजिए इस शेख शाहजहां नाम के आदमी के बारे में, जिसके बारे में दावा किया जाता है कि संदेश खाली में उसकी समानांतर सत्ता चलती है। शेख शाहजहां ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस का नेता है। ये ममता बनर्जी के करीबी मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का खास है। इसने 2004 में ईंट भट्टा यूनियन से अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। ये पहले CPIM में था, फिर ममता बनर्जी की पार्टी में आ गया। TMC की संदेश खाली यूनिट का अध्यक्ष है शेख शाहजहां। शेख शाहजहां पर राशन वितरण में भ्रष्टाचार का आरोप है, लेकिन दीदी की पार्टी के इस नेता पर जो असली आरोप है वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। उत्तर 24 परगना में भाई के नाम से कुख्यात 42 साल के शेख शाहजहां पर आरोप है कि शेख शाहजहां और उसके गुर्गे जबरन महिलाओं को उनके घर से उठाकर ले जाते थे। आरोप है कि गांव की खूबसूरत महिलाओं को बंधक बनाकर उनका यौन शोषण करता था। शेख शाहजहां और उसके गुर्गों पर जबरन जमीन कब्जाने का भी आरोप है। इसके अलावा शेख शाहजहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारत में एंट्री कराने के भी इल्जाम है। क्रूरता की पराकाष्ठा पर तांडव करने वाला शेख शाहजहां जब प्रवर्तन निदेशालय के डर से फरार हुआ तो उसके बाद से महिलाओं में साहस आया और वो सामने आई। हमें अपना जमीन चाहिए, हमारा मान सम्मान जो है वो वापस चाहिए, वो मिलेंगे दोबारा से। जो हमें उठा के पीटता था, मारता था, जो लड़कियों को उठा के ले जाता था, वो मान सम्मान वापस कर सकता है क्या? কোনোদিন না বলে কি ওই শাহজাহানের কাছে যাও, ওই শিবু হাজারের কাছে যাও, এই সব কথা বলেন। এই অত্যাচার যারা করছে শেখ শাহজাহান, শিবু হাজারের মতো লোকজন, শিবু হাজার তো অনেকদিনই নিখোঁজ। इन्हीं आरोपों की पड़ताल करते हुए एबीपी न्यूज के जांबाज रिपोर्टर श्रीनिवास और उनके कैमरामैन सूरज पांडे ने संदेश खाली में एंट्री की। सच की पड़ताल करते हुए गांव पहुंचे। ये सुंदरबन का इलाका है। जी हाँ, सुंदरबन का इलाका एक पूरा आप कह सकते हैं टापू है और आज तक ये पूरा इलाका सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाया है। तो इस इलाके में आखिर ऐसी क्या घटना हुई कि जिससे पूरे देश में उबाल है और राजनीतिक मंचों पे खासी चर्चा। कहा तो ये जा रहा है कि यही संदेश खाली बंगाल के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव में राजनीति का केंद्र बनने वाला है। तो चलिए चलते हैं ग्राउंड पे और वहीं समझते हैं हकीकत क्या है। गरीबी को ढोते गांव की गलियां वीरानगी में लिपटी हुई थी। टूटे फूटे घरों के बीच खौफ पसरा था। एक अजीब तरह का डरावना सन्नाटा था। सड़क पर दूर दूर तक लोग नजर नहीं आ रहे थे। 1 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया है, लेकिन अभी भी संदेश खाली की गलियों में सन्नाटे का आलम है। ये तस्वीर संदेश खाली की है और हम चल रहे हैं उन तमाम पीड़ित महिलाओं के पास जिन्होंने ये आरोप लगाया कि उनके साथ हर रात यौन शोषण होता रहा। हर रात एक नई बहू, एक नई बेटी को यहाँ से उठाया जाता रहा और उनके साथ यौन शोषण किया जाता रहा। हालांकि फिलहाल आरोपी फरार है, लेकिन लोग ये भी बताते हैं कि इस इलाके में अगर किसी का कानून चलता है तो वो कानून ममता सरकार की नहीं, बल्कि यहाँ पे आरोपी शेख शाहजहां का कानून चलता है। और बताया ये जाता है कि शेख शाहजहां जो है वो ममता दीदी का करीबी है। गांव की गलियों की खाक छानते हुए एबीपी न्यूज की टीम पहुंची उस जगह पर जहां चंद रोज पहले गांव की पीड़ित महिलाओं का आक्रोश फट पड़ा था। हैवानियत के आरोपों से घिरे शेख शाहजहां के अड्डे उसके अत्याचार के गवाह रहे।
कहते हैं कि जब अत्याचार हद से ऊपर आ जाता है तो फिर बगावत होती है। कुछ ऐसा ही हुआ कि उन तमाम पीड़ित महिलाओं ने आखिरकार बगावत कर दी। और ये जो जगह है इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शेख शाहजहां के करीबी सीबू हाजरा का पोल्ट्री फार्म है, जहां पे महिलाओं का गुस्सा टूटा और उन्होंने इस पूरे पोल्ट्री फार्म को तहस नहस कर दिया। इतना ही नहीं, आरोप तो ये भी है कि ये पोल्ट्री फार्म अवैध रूप से कब्जा कर यहाँ पे बनाई गई थी। शेख शाहजहां वो नाम जो आज सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस्तान में गूंज रहा है। और खासकर अगर सियासत की बात की जाए तो सियासत की ऐसी कोई गली नहीं है जो शेख शाहजहां को नहीं ढूंढ रही है। असल में ये बर्दाश्त की दीवार के ढहने का आक्रोशित नतीजा है। शोषण से तंग आ चुकी महिलाओं के धैर्य के टूटने का परिणाम है। ये उन महिलाओं के क्रोध का अंजाम है जिनकी मर्यादा को जब चाहा तब शेख शाहजहां और उसके गुर्गों ने रौंदा था। কি হয়েছিল আপনাদের সাথে? কি হয়েছিল? আমাদের সাথে গায়ের জোর জমি জায়গা সব নিয়ে নিচ্ছে। হ্যাঁ, টাকা আনতে গেলে হুমকি দেয়, মুখ খারাপ করে বল চাল দেয়। আমাদেরকে ডাকে ওরা মিটিং ডাকে সকাল সমাজ জন্য, মানে প্রত্যেক দিনের জন্য মিটিং, কোনোদিন বাদ হয় না। কি বলবো, সারাক্ষণ শুধু গালগাল দেবে। আমাদের যখন খুশি তখন দেখায়, রাতে তো রাত্রে, দিনে তো দিনে। না গেলে মানে কি বলবো, না গেলে মারপিট করবে, ঘর থেকে এসে তুলে নিয়ে যাবে। যেখান থেকে যারা লোকজন যাবে না, সন্দেশখালী সারা মহিলাকে সাদা কাপড় পরিয়ে ঘোরাবো। এই আর না হলে কোদালের বেড আছে, স্বামীদের উপরে অত্যাচার হবে। ऐसी कोई एक दो नहीं, बड़ी तादाद बताई जा रही है महिलाओं की जिन्हें शेख शाहजहां ने अपना शिकार बनाया था। संदेश खाली 2 ब्लॉक में बटा हुआ है। यहाँ 77% हिंदू और 22% मुस्लिम आबादी है। हिंदुओं में 45% दलित और 23% आदिवासी रहते हैं। आरोप है कि शेख शाहजहां के गुर्गे घर घर जाकर खूबसूरत महिलाओं को उठा ले जाते थे। ईंट भट्टा से लेकर मछली कारोबार और फिर सत्ताधारी पार्टी के दबंग नेता शेख शाहजहां का खासा दबदबा था। आरोप है कि गांव की महिलाओं को इसके गुर्गे मीटिंग के नाम पर बुलाकर ले जाते थे और पार्टी दफ्तर में उनका शोषण करते थे। जो कोई भी आधी रात के खौफनाक, दर्दनाक और शर्मनाक हरकतों के खिलाफ बोलने की हिम्मत करती, उसे शेख शाहजहां के गुर्गे दंडित करते थे। महिलाओं के घर वालों की हत्या की धमकी देते थे। अपनों की मौत के डर से गांव की महिलाएं घुट रही थी, रोज किश्तों में टूट रही थी। लेकिन ईडी के रडार पर आने के बाद जब शेख फरार हुआ तो महिलाओं ने मोर्चा खोला। संदेश खाली का कपाने वाला सच सामने आया तो करीब 200 वर्ग किलोमीटर का ये इलाका राष्ट्रीय चर्चा का केंद्र बिंदु बन गया। बंगाल का संदेश खाली पहले भी विवादों में रहा है। करीब 5 साल पहले भी वहां पर हिंसा हुई थी। 2019 के जून में हुई खूनी हिंसा में 5 लोग मारे गए थे। उससे पहले 2017 में जब नॉर्थ 24 परगना में दंगा हुआ था तब संदेश खाली भी इससे अछूता नहीं था। विधानसभा में ममता बनर्जी ने इसका जिक्र किया, लेकिन इस बार महिलाओं से हैवानियत को लेकर यह चर्चा में है। टारगेट कर करके हिंदू बेटियों को, बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। शेख शाहजहां के लोग यहाँ पर दिन प्रतिदिन लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। नाम ममता, लेकिन ममता उनसे कोसों दूर है। शब्द शब्द में तल्ख आक्रोश है, आक्रामकता है। संदेश खाली के परवर डॉन के जरिए सीधे उन ममता बनर्जी पर चोट है जिनकी पार्टी का नेता है शेख शाहजहां। बरसों से जिस संदेश खाली का बदनाम अघोषित सुल्तान है शेख शाहजहां, वहां पीड़ितों से मिलने के लिए निकली थी बीजेपी की टीम। बीजेपी की इस टीम में केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी थी, केंद्रीय मंत्री प्रतिमा भौमिक थी, सांसद सुनीता दुग्गल, कविता पाटीदार, संगीता यादव थी और साथ में थे बीजेपी के राज्यसभा सदस्य ब्रजलाल। बरसों से प्रताड़ना का सामना करने वाली महिलाओं से मिलकर सियासी मरहम लगाने के लिए बीजेपी की टीम कोलकाता से संदेश खाली के लिए निकली, मगर रास्ते में जैसे ही रामपुर आए सामने पुलिस आकर खड़ी हो। पुलिस की एक टीम ड्रोन से भी बीजेपी की टीम के सदस्यों की मॉनिटरिंग कर रही थी। बंगाल पुलिस और बीजेपी नेताओं के बीच कहासुनी हो गई। पुलिस ने बीजेपी नेताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया। माननीय मुख्यमंत्री
म्यूट स्पेक्टेटर की तरह चुपचाप बैठे हुए हैं। मुझे लगता है इससे बड़ा शर्म की बात हो ही नहीं सकता। अगर ममता बनर्जी चुप बैठते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जाकर टीएमसी के इसके पीछे टीएमसी का हाथ है। बीजेपी नेता वापस लौटे, राज्यपाल से मिले, लेकिन तब तक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल संदेशखाली की ओर बढ़ गया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के कट्टर सियासी दुश्मन अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में जैसे ही कांग्रेस के नेता आगे बढ़े तो पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया और अधीर रंजन चौधरी आग बबूला हो गए। সন্দেশকারী সে সমস্ত মা বোনেরা তারা মহিলা নয়, যাদেরকে রাতের অন্ধকারে ভয় দেখিয়ে স্বামীকে পিটিয়ে ছেলেকে মেরে যাদেরকে রাত্রেবেলায় ভোগ করার জন্য নিয়ে আসা ওদের পার্টি অফিসে, তারা কি বাংলার মহিলা নয়? ইউ আর এ বেঙ্গলি কুইন অফ ক্রুয়েলটি। एक बदनाम डॉन की वजह से ममता बनर्जी सर्वदलीय विरोध के केंद्र में। वजह यह है कि पिछले 3 रोज से बीजेपी के नेता संदेशखाली के द्वार को पार नहीं कर रहे। रामपुर में पुलिस के साथ बीजेपी नेताओं की कहासुनी से पहले 15 फरवरी को भी कमोबेश ऐसा ही हुआ था। तब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को पुलिस ने रोक लिया, जबकि 14 फरवरी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार को भी पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। धक्का मुक्की के दौरान सुकांत मजूमदार जख्मी भी हो गए। चुनावी आहट से पहले बीजेपी किसी भी कीमत पर संदेशखाली पहुंचकर सियासी संदेश देने की कोशिश में जुटी है, तो टीएमसी बीजेपी नेताओं को मणिपुर का रास्ता दिखा रही है। জেপি নাড্ডাকে প্রথম প্রশ্ন, যখন উন্নাও হাতরাস বিভিন্ন জায়গায় গন্ডগোল হয়েছিল মণিপুর ইত্যাদি জায়গা, তখন বিরোধীদের বা বিশেষভাবে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে ঢুকতে দিয়েছিলেন আপনারা? এখন কোন লজ্জা এখানে পাঠাচ্ছেন? একের পর এক নারী নির্যাতন উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ত্রিপুরা, মণিপুর, জেপি নাড্ডা কটা টিম পাঠিয়েছেন? शाब्दिक तलवारें दोनों तरफ से चली गई। सियासी प्रहार और पलटवार के बीच सवाल ये है कि आखिर आरोपी शेख शाहजहां कहां है? पश्चिम बंगाल की पुलिस उसे गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही? वहीं बीजेपी ममता सरकार पे ये आरोप लगा रही है कि क्या उसे टीएमसी नेता होने का फायदा मिल रहा है। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 5 जनवरी के बाद से शेख शाहजहां फरार है। 5 जनवरी को ईडी की टीम शेख शाहजहां के अघोषित साम्राज्य में दाखिल हुई थी। तब उसके गुर्गों ने ईडी के अफसरों को लहूलुहान कर दिया। भ्रष्टाचार के बाद अब घिनौने आरोप लगने के बाद भी शेख शाहजहां का कोई अता पता नहीं। शेख को लेकर हुई हिंसा के मामले में 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। এবং আপনারা দেখেছেন যারা মুখে মাস্ক পরে পরে ছবি তুলছে, ধরাও পড়েছে বিজেপির কর্মী, কিভাবে তারা বাইরে থেকে নিয়ে এসে একটা এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করেছে। আগে টার্গেট শেখ শাহজাহান, ওকে টার্গেট করে ইডি ঢুকলো, তারপরে সবাইকে বার করে দিয়ে তারপরে ওখানে আদিবাসী মাইনরিটিদের মধ্যে ঝগড়া লাগিয়ে দিল। संदेशखाली हिंसा में आरएसएस पर आरोप मढ़कर ममता बनर्जी विवाद को नया मोड़ दे रही हैं, जबकि बीजेपी का आरोप है कि उनके कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है। सवाल है कि शेख शाहजहां पर दीदी की चुप्पी की वजह क्या है, या मुस्लिम वोट की फिक्र में शेख शाहजहां की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। असल में पश्चिम बंगाल में कुल जनसंख्या का 27% से ज्यादा मुस्लिम है। 2019 में टीएमसी को 70% मुस्लिम वोट मिला था, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में यह आंकड़ा 79% तक पहुंच गया। अगर टीएमसी को एक मुश्त मुस्लिम वोट की फिक्र है तो बीजेपी भी अपने वोट बैंक को विस्तार देने की कोशिश में। दोनों ओर से सियासत साधी जा रही है और इस सब के बीच वर्षों से सियासत से साक्षात्कार कर रहा संदेशखाली राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में।